हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश जो लगातार भारत के साथ दुश्मनी बढ़ा रहा है, उसको लेकर दोस्तों भारत ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बड़ी तैयारी कर ली है भारत ने। दोस्तों भारत के इस कदम से बांग्लादेश पर पड़ेगा सीधा असर, पूरा का पूरा पिक्चर ही हो जाएगा चेंज। दोस्तों बताएंगे अपना भारत कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वहीं लगे हाथों आपको बताएंगे पाकिस्तान की राह पर चला बांग्लादेश नहीं है वो सुधरने वाला, सैनिकों को बनाएगा कट्टरपंथी। दोस्तों खोला इस्लामिक इंस्टीट्यूट, क्या है ये खबर आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे आखिरकार बॉर्डर ऑफ पीस में शामिल हो ही जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों ट्रम्प का न्योता कर लिया स्वीकार। इतना ही नहीं, उधर ट्रम्प के इस बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल भी होगा शामिल। दोस्तों पीएम नेतन्याहू ने दे दी सहमति, क्या बदलेंगे समीकरण, बड़ी जानकारी बताएंगे। लगे हाथों बताएंगे टैरिफ की धमकियों के बीच ट्रम्प का सबसे बड़ा बयान पीएम मोदी को लेकर, कहा प्रधानमंत्री मोदी की बहुत इज्जत करता हूँ, जल्द अच्छी ट्रेड डील होगी भारत के साथ। क्या है इसके मायने। दोस्तों दावोस में आखिर मीडिया के साथ बातचीत में भारत का जिक्र क्यों आया। इतना ही नहीं दोस्तों, और किसने कहा कि अमेरिका को भारत के साथ रिश्तों को बचाए रखना चाहिए, पाकिस्तान के चक्कर में दोस्ती नहीं गंवानी चाहिए। किसने ये नसीहत दी दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प को, जिसके बाद पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया इस ट्रम्प ने। साथ ही साथ आपको बताएंगे कनाडाई प्रधानमंत्री ने खुलेआम कहा कि अमेरिकी दबदबे वाली व्यवस्था का अंत हुआ, पुराना सिस्टम अब वापस नहीं आएगा, टैरिफ को हथियार बनाने का ट्रम्प पर लगा दिया गंभीर आरोप। जिसके बाद दोस्तों दावोस में जाकर खिसिया गए ट्रम्प, कनाडा के पीएम को बच्चे की तरह ढपट लगा दिया, कहा कि तुम भी अमेरिका की वजह से ही जिंदा हो। इतना ही नहीं दोस्तों, घरेलू खबरों में आपको बताएंगे एक्शन मोड में नए बीजेपी अध्यक्ष। 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर हुई बड़ी चर्चा। नितिन नवीन ने एसआईआर पर क्या कहा आपको बताएंगे। लगे हाथों बताएंगे क्या यूपी बटेगा, इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग। दोस्तों क्या है इसको लेकर खबर, सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत को निरंतर आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि अपना भारत कुछ ही दिनों में सुपर पावर देश बन जाएगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत ने साल 2030 तक टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट को दुगने से ज्यादा करने का टारगेट रखा है। दोस्तों वो इसे मौजूदा $40 अरब से बढ़ाकर $100 अरब करेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए अपना भारत अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोले तो FTA वाले देशों को निर्यात दुगना करने पर फोकस करेगा। साथ ही ये भौगोलिक संकेत यानी GI वाले उत्पाद, कालीन, हैंडलूम और रेशमी सामान जैसे पारंपरिक और हाई वैल्यू सेगमेंट को बढ़ावा देगा। इसके अलावा उन जिलों को भी एक्सपोर्ट के नक्शे पर लाया जाएगा जो अभी तक निर्यात नहीं कर रहे हैं। भारत का ये टारगेट बांग्लादेश पर सीधे सीधे असर डालेगा। दोस्तों टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश बड़ा प्लेयर है, खिलाड़ी है। उसकी GDP और कुल एक्सपोर्ट में इसका 80% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। ये सेक्टर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का बैकबोन है, बोले तो रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों इस कामयाबी की एक बड़ी वजह उसे मिलने वाला अल्प विकसित देश बोले तो LDC का दर्जा है। इससे उसे यूरोपीय संघ बोले तो EU और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में ड्यूटी फ्री पहुंच मिलती है। भारत के मुकाबले कम लेबर कॉस्ट भी एक बड़ा फैक्टर है। बता दें टेक्सटाइल मंत्रालय एक विस्तृत योजना तैयार कर रहा है। इसका मकसद FTA पार्टनर्स के साथ भारत की निर्यात हिस्सेदारी को वर्तमान में 5.8% से बढ़ाकर लगभग 12% करना है। दोस्तों इसके साथ ही हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग को भी मजबूत किया जाएगा। जी हाँ, मंत्रालय एक ऐसी रणनीति पर भी काम कर रहा है जिससे एक्सपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन लाया जा सके। इसके तहत भारत का टारगेट टॉप 40 देशों के आयात में अपनी हिस्सेदारी को दुगना करके 4.8% जो अभी $28.3 अरब है से बढ़ाकर 10% करना है। इससे ये $55 से $60 अरब तक पहुंच सकेगा। अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसे पारंपरिक बाजार भारत के निर्यात का लगभग 55% हिस्सा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका जैसे उभरते बाजार 20% का योगदान करते हैं। दोस्तों एक अधिकारी के हवाले से ED ने बताया कि हमें उन उत्पादों के लिए बाजार से जुड़ाव के प्रयासों को बढ़ाना होगा जिनमें निर्यात की मजबूत क्षमता, सांस्कृतिक मूल्य और रोजगार पैदा करने की क्षमता है। दोस्तों भारत का ये कदम सीन चेंज करने वाला साबित होगा। इससे बांग्लादेश की टेंशन सबसे ज्यादा
ज्यादा बढ़ने वाली है अगर अपना भारत अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम कर लेता है और बड़े पैमाने पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन करता है तो भारत अपने पास कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेगा। इसमें मुख्य रूप से कपास और सिंथेटिक फाइबर की उपलब्धता शामिल है। इस तरह ग्लोबल मार्केट में भारत बांग्लादेश का सफाया कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा बांग्लादेश जल्द ही LDC दर्जे से बाहर होने वाला है। इससे उसे मिलने वाली टैक्स छूट खत्म हो जाएगी। ऐसे में भारत के लिए ये बहुत बड़ा मौका होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी अपना भारत ये कदम उठाता है तो आप यूं समझ लीजिए कि बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी टूटनी तय की तय मानी जा रही है दोस्तों, और पूरे तरीके से पिक्चर बदल जाएगा। और ये खबर हम आपको ऐसे माहौल में बता रहे हैं जब ये चौंका देने वाली एक और खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश की आर्मी ने इस्लामिक इंस्टीट्यूट खोला है दोस्तों। सैनिकों को कट्टरपंथी बनाने वाला है, पाकिस्तान की राह पर दिखाई दे रहा है बांग्लादेश। दोस्तों बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश की सेना के भीतर भी धर्म की एंट्री करा दी गई है। इसके लिए सेना में एक स्पेशल यूनिट बनाया गया है। मंगलवार 20 जनवरी को सेना प्रमुख वकार उज जमान ने इंटरनेशनल इस्लामिक इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी। इसका मुख्य काम सैनिकों को धार्मिक रूप से ट्रेंड करना है। 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद पहली बार इस तरह की यूनिट बनाई गई है दोस्तों। साथ में कहा यह जा रहा है कि सैनिकों को धार्मिक रूप से कट्टरपंथ बनाने के लिए यह फैसला किया गया है। नॉर्थ ईस्ट पोस्ट के मुताबिक इंटरनेशनल इस्लामिक इंस्टीट्यूट की स्थापना ढाका के पूर्वांचल क्षेत्र के जलसीरी में की गई है। सेना ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से जोड़ा है। हाल ही में बांग्लादेश में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था लागू की गई है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक बांग्लादेश की सेना में कुल 1,70,000 सैनिक हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों में 6,80,000 जवान हैं। बांग्लादेश की सेना दक्षिण एशिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। चीन, भारत और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा सैनिक बांग्लादेश में ही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेना के पास काफी ज्यादा शक्ति भी है। बांग्लादेश की आर्मी के पास 42 लड़ाकू विमान और 65 हेलीकॉप्टर है। हाल के दिनों में बांग्लादेश की सेना ने चीन से कई फाइटर जेट खरीदने की उत्सुकता दिखाई है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमान सेना को आधुनिक बनाने में जुटे हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की आर्मी का झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ा है। नवंबर 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेना के बीच एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच ट्रेनिंग और उत्पादन को लेकर सहमति बनी थी। यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक हाल के दिनों में पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इसके लिए लगातार सेना से संपर्क साधा जा रहा है। द डेली स्टार के मुताबिक बांग्लादेश की सरकार संतुलन नीति के नाम पर चीन और पाकिस्तान को साधने में जुटी हुई है। तो ये पूरी जानकारी थी दोस्तों की कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चलता दिखाई दे रहा है, सैनिकों को कट्टरपंथी बनाने की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए इस्लामिक इंस्टीट्यूट खोला है। दोस्तों बांग्लादेश की आर्मी ने इस पर आपकी क्या राय है, क्या कमेंट दोस्तों जरूर करके बताइएगा। लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस बात के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कि अपना भारत इन सभी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अकेला ही काफी है। लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, आपके लाइक से ही पता चलता है कि आप लोग कितने ज्यादा अपने भारत देश को सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होगा पाकिस्तान। ट्रंप का न्योता किया स्वीकार। बता दें पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर ही लिया। इसकी पुष्टि पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने किया है। इशाक डार ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान ने यूएनएससी रेजोल्यूशन 2803 के तहत गाजा शांति योजना के समर्थन में बोर्ड ऑफ पीस बोले तो BOP में शामिल होने के अपने फैसले की घोषणा की है और अस्थायी संघर्ष विराम, मानवीय सहायता, गाजा के पुनर्निर्माण और अल कुद्स अल शरीफ को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के लिए एक न्याय संगत समयबद्ध रास्ते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। डॉन मीडिया आउटलेट के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान ने गाजा में अस्थायी शांति हासिल करने के मकसद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान को यह न्योता पिछले हफ्ते दिया गया था दोस्तों, और इसका समर्थन करते हुए पाकिस्तान ने कहा कि वो एक रचनात्मक भूमिका निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उधर बता दें ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल भी होगा शामिल। जी हां, पीएम नेतन्याहू ने सहमति जता दी। बता दें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में ट्रंप की शांति योजना के तहत बनाए गए इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की सहमति दे दी है। पूर्व में इजराइल ने इससे नाराजगी जताई थी और इस बोर्ड के सदस्यों को लेकर आपत्ति जताई थी। इजराइल सरकार ने कहा था कि इसके गठन को लेकर इजराइल की सरकार से कोई चर्चा नहीं की गई। इजराइल ने यह भी कहा था कि बोर्ड ऑफ पीस का गठन उसकी नीतियों से मेल नहीं खाता। हालांकि अब आश्चर्यजनक रूप से इजराइल ने इसमें शामिल होने का ऐलान करके सबको चौंका डाला। वहीं आपको बता दें
टैरिफ की धमकियों के बीच ट्रम्प का सबसे बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी की बहुत इज्जत करता हूं, जल्द अच्छी ट्रेड डील होगी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस समय स्विट्जरलैंड के दावोस में मौजूद है, जहां उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। ट्रम्प ने अपने संबोधन के बाद भारतीय मीडिया संग बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील पर भी बात की। ट्रम्प ने मीडिया संग बातचीत में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कहा कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मेरे मन में बहुत सम्मान है, वो बेहतरीन शख्स हैं और मेरे प्रिय दोस्त हैं। हमारे बीच बेहतरीन ट्रेड डील होने जा रही है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं टूट गई, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने अगस्त में भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 50% कर दिया था। ये दुनिया में सबसे ऊंची टैरिफ दरों में शामिल है। इसमें रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया गया। वहीं भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर ने 12 फरवरी को कहा था कि दोनों पक्ष सक्रिय रूप से व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। दोस्तों उधर आपको बता दें, अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने भी डोनाल्ड ट्रम्प को चेताया, जिसके बाद दोस्तों ट्रम्प का ये बयान सामने आता दिखाई दिया। अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को बचा कर रखे, पाकिस्तान के चक्कर में भारत से दोस्ती ना गवाए, वरना अमेरिका कहीं का नहीं रह जाएगा। अमेरिका के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने ट्रम्प को ये बड़ी चेतावनी दी है। दोस्तों उनका कहना है कि ट्रम्प ने जिस तरह से पाकिस्तान से करीबी संबंध बनाने की कोशिश की है, उसने नई दिल्ली को काफी नाराज कर दिया है और अमेरिका को हर हालत में भारत से अपने संबंध को टूटने से बचाना चाहिए। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के प्रशासन में काम कर चुके रिचर्ड फॉन्टेन और लीजा कर्टिस ने फॉरेन अफेयर्स में एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रम्प जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस लौटे तो अमेरिका भारत संबंध इतने मजबूत थे कि 20वीं सदी में शायद ही इसकी किसी ने भविष्यवाणी की होगी, लेकिन ट्रम्प ने इस संबंध को इतना खराब कर दिया कि उसे वापस पटरी पर लौटने के लिए अब अमेरिका को कई सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी। इस अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प ने क्रेडिट लेने की कोशिश की और सारी समस्याएं इसके बाद ट्रम्प के घमंड और गुस्से से शुरू हो गई। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठा लिया और ट्रम्प के नोबेल पुरस्कार तक के लिए नॉमिनेट कर दिया, लेकिन भारत अपनी नीति के मुताबिक मध्यस्थता का श्रेय ट्रम्प को देने से इनकार कर दिया। ट्रम्प ने फिर पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बुलाकर भारत को और गुस्सा दिलाया, भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की। ट्रम्प ने भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर साइन करने से भी इनकार कर दिया और अमेरिका को होने वाले उसके निर्यात पर कड़े टैरिफ लगा दिए। अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने कहा कि पिछले साल अगस्त में ट्रम्प ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा। इसके जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए, जो 7 सालों में ये उनकी पहली यात्रा थी। इससे ट्रम्प ने यह निष्कर्ष निकाला कि अमेरिका ने भारत को खो दिया है। उनका कहना है कि अभी भी भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। भले ही उनके नेता आपस में झगड़ रहे हों, लेकिन दोनों सरकारें पर्दे के पीछे सहयोग कर रही हैं, लेकिन ये रिश्ता बहुत बुरी तरह से डगमगा रहा है और अगर अमेरिकी अधिकारी इसे ठीक करना चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे। ट्रम्प प्रशासन को भारतीय सामानों पर टैरिफ कम करना होगा। उसे इस दावे से पीछे हटना होगा कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए बातचीत की और कश्मीर पर उनके 8 दशक पुराने विवाद में मध्यस्थ था करने की पेशकश बंद करनी होगी। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ट्रम्प के लिए यह मांगे मुश्किल हो सकती है, जो अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने और नोबेल पुरस्कार विजेता बनने पर अड़े हुए हैं, लेकिन अमेरिका भारत रिश्ते को सुधारने के लिए उनके लिए ऐसा करना ये बहुत जरूरी है, वरना अमेरिका अपने आप को अलग थलग आने वाले समय में पाएगा। ऐसे में दोस्तों खुद अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने भारत को लेकर ट्रम्प को चेता दिया। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत में सुखोई 57 प्रोडक्शन के लिए आधा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार हो चुका है। सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने HAL को दी है बड़ी जानकारी। दोस्तों रशिया के सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को बताया है कि सुखोई 57 लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन के लिए आधा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार है। उसका कहना है कि इससे भारत में रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आएगी। दावा ये किया जा रहा है कि इससे भारत में लाइसेंस के तहत सुखोई 57 लड़ाकू विमान की मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से इस पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। रशिया कई महीनों से अपने इस नए लड़ाकू विमान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत को ऑफर कर रहा है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर बड़े आतंकी हमले की बड़ी साजिश, राम मंदिर राजधानी दिल्ली है टारगेट। जी हां, एजेंसियां हैं अलर्ट मोड में। बता दें, भारत के अलग अलग शहरों में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन बड़े आतंकी हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों के निशाने दिल्ली समेत देश के बड़े बड़े
बड़े मंदिर हैं। इसके बाद दिल्ली समेत तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ने इस हमले को अंजाम देने के लिए सीक्रेट प्लान बनाया है, जिसका कोड नेम 2626 दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर और जम्मू का रघुनाथ मंदिर शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से ज्यादा अलर्ट पर रहने को कहा गया है। इस अलर्ट के बाद देश की राजधानी दिल्ली में फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स इस हमले को अंजाम दे सकते हैं। वही इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार सोशल मीडिया पर नजरें बनाए हुई हैं, जहां कश्मीरी रेजिस्टेंस ग्रुप और फाल्कन स्क्वाड लगातार धमकियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में आतंकवादियों के पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। दोस्तों, इसमें पहली बार दिल्ली के आतंकी की तस्वीर लगाई गई है। मोहम्मद रेहान नाम के आतंकी की तस्वीर लगाई गई है, जिसका पता नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बताया गया है। वहीं आपको बता दें, इधर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बुधवार को आधुनिक युद्ध में वायु शक्ति की केंद्रीय भूमिका पर जोर देते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भारतीय वायुसेना ने बार बार ये साबित किया है कि यह त्वरित और निर्णायक परिणाम देने में सक्षम है, जिसमें पाकिस्तान के भीतर कई ठिकानों पर महज कुछ ही घंटों में हमला करने की क्षमता भी शामिल है। दोस्तों, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने हुंकार भरते हुए कह दिया कि पाकिस्तान में कुछ ही घंटों में कई ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं हम भारतीय। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि अमेरिका के दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया किसी बदलाव की तरफ नहीं बल्कि टूटने की तरफ आगे बढ़ रही है। अब पुराना सिस्टम लौटने वाला नहीं है। कार्नी ने कहा कि नियमों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से चलने वाली दुनिया की जो बात की जाती है, वो असल में कभी भी पूरी तरह सच नहीं रही। दुनिया हमेशा से ताकत और अपने अपने हितों के हिसाब से चली है। कार्नी ने माना कि पुराने वैश्विक सिस्टम से कनाडा को फायदा हुआ, लेकिन उनके मुताबिक अब यह व्यवस्था टिकाऊ नहीं रह गई। दोस्तों, कार्नी ने कहा है कि नई हकीकत यह है कि ताकतवर देश अपने हित साधने के लिए आर्थिक रिश्तों का इस्तेमाल दबाव बनाने में कर रहे हैं। उनके मुताबिक टैरिफ को हथियार बनाकर दबाव बनाया जा रहा है। वित्तीय सिस्टम के जरिए देशों को मजबूर किया जा रहा है और सप्लाई चेन की कमजोरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्नी ने कहा कि हाल के वर्षों में आए आर्थिक और राजनीतिक संकटों ने यह दिखा दिया है कि आवश्यकता से ज्यादा वैश्विक निर्भरता किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकती है। वहीं दोस्तों, कार्नी के बयान के बाद दावोस में खिसिया गए ट्रंप कनाडा के PM को बच्चे की तरह डपट दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर मैं नहीं होता तो नाटो का अस्तित्व नहीं होता। ट्रंप ने अपनी स्पीच के दौरान सहयोगी देशों को छोटा करके देखा और कई नेताओं के नाम लिए। ट्रंप ने खास तौर पर कनाडा के प्रधानमंत्री को बहुत बुरी तरीके से लताड़ दिया। उन्होंने मार्क कार्नी का नाम लेकर उन्हें बताया कि किस तरह अमेरिका की वजह से ही कनाडा जिंदा है। इससे पहले वो कनाडा पर कब्जा करने का इरादा भी जग जाहिर कर चुके हैं। आगे ट्रंप ने क्या कहा आपको बताते। दावोस में कार्नी अमेरिका पर जमकर भड़ास निकाल रहे थे। उन्होंने यहाँ चेतावनी देते हुए कह दिया कि दुनिया अब एक दरार के दौर में है, जैसा कि हमने आपको बताया। वहीं पर ट्रंप ने कहा कि आज जो कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है उसका क्या। कार्नी का नाम लेकर ये बयान दिया। मार्क कार्नी को ये अगली बार बोलने से पहले याद रखना चाहिए, ट्रंप ने कहा। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका कनाडा को सुरक्षा से लेकर व्यापार तक कई फ्रीबीज यानी मुफ्त सुविधाएं देता है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि कनाडा के लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन उनके प्रधानमंत्री एहसानमंद नहीं दिखते हैं। वहीं अगर बात करें ग्रीनलैंड को लेकर दोस्तों, तो ट्रंप ने यूरोप को ललकारा, कहा एहसान फरोश है डेनमार्क लेकिन लेकर रहेंगे ग्रीनलैंड। जी हां, स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में बुधवार को विश्व आर्थिक मंच की बैठक में ट्रंप ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि वो ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेंगे। लगभग 70 मिनट तक दुनिया भर के नेताओं, व्यापार प्रतिनिधियों और मीडिया के सामने अपने भाषण में ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपने जोरदार रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि अमेरिका एकमात्र राष्ट्र है जो ग्रीनलैंड को सुरक्षित रख सकता है। ट्रंप ने दोबारा जोर देकर कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए सबसे बेहतर सुरक्षित विकल्प है और कोई भी देश इसे अच्छी तरह सुरक्षित नहीं रख सकता सिवाय अमेरिका के। वहीं दोस्तों, यूरोपीय सांसदों ने मिलकर बुधवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार समझौते को बीच में ही रोक दिया। दोस्तों, जैसे ही ग्रीनलैंड पर राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसला सुनाया, राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान जारी किया। उस विवादित बयान के बाद ये बड़ा कदम उठाया दोस्तों यूरोपीय सांसदों ने। इसके साथ ही ट्रंप ने यूरोपीय देशों से आने वाले सामान पर 10 से 25% तक का भारी आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी दिया। यूरोपीय संघ ने इसे अपनी क्षेत्रीय और आर्थिक संप्रभुता पर हमला करार दिया और साफ कह दिया कि जब तक ये धमकियां वापस नहीं ले ली जाती तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्नार्ड लांगे ने घोषणा कर दिया कि अमेरिका के साथ पिछले साल टर्नबरी में हुए स्कॉटलैंड समझौते को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। लांगे के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप व्यापारिक समझौते का इस्तेमाल ग्रीनलैंड खरीदने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने के हथियार के रूप में कर रहे हैं। दोस्तों, साथ ही साथ बता दें उधर
एक्शन मोड में दिखाई दिए नए बीजेपी अध्यक्ष। 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर तगड़ी चर्चा। नितिन नवीन ने एसआईआर पर क्या कहा, बताते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में चल रही बैठक के बीच नितिन नवीन ने चुनावी राज्यों को लेकर अलग से 8 घंटे बैठक की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी मौजूद रहे और इस दौरान चुनावी राज्यों को लेकर रणनीति तैयार की गई, जिसमें चुनाव से पहले बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मुख्यालय में सभी नेताओं से राज्य के हिसाब से चुनाव की तैयारियों की रिपोर्ट ली गई। इसके बाद सभी को चुनावी अभियान में और तेजी लाने को कहा गया। बीजेपी पदाधिकारी की बैठक में जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि नेतृत्व बदलता है, आदर्श नहीं बदलते। सभी को पार्टी को और आगे ले जाने को लेकर और मेहनत से काम करना है। नितिन नवीन ने कहा कि जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां बूथ स्तर तक लगातार मेहनत करके सरकार बनानी है। जहां सरकार है वहां संगठन को और मजबूत करना है। इसके अलावा संगठन स्तर पर चल रहे अभियानों को और तेजी से बढ़ाना है। एसआईआर, विकसित भारत जी, राम जी कानून पर अभियान और मन की बात जैसे कार्यक्रमों को और तेजी से बढ़ाना है। नितिन नवीन इस महीने के अंत में पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान वे इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। यहाँ वे राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकें करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य चुनाव से पहले संगठन की स्थिति को समझना और पार्टी के ताकत का आकलन करना होगा। बीजेपी के नए अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आगामी चुनावों से पहले राज्यों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर चर्चा हो रही है। तो वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी उत्तर प्रदेश बटेगा? जी हां, इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की उठ गई बड़ी मांग। बीजेपी नेता बढ़ाएंगे अपनों की ही मुश्किलें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को बांटने की एक बार मांग फिर उठी है। बीते कुछ महीनों में पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्य बांटने की वकालत की, तो अब अमेठी से भी आवाज उठने लगी है। जिले के ददन सदन में बुधवार 21 जनवरी 2026 को आयोजित खिचड़ी भोज एवं स्नेह मिलन कार्यक्रम के दौरान पृथक पूर्वांचल राज्य गठन की मांग एक बार फिर मुखर होकर सामने आई। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह और पूर्व प्राविधिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर अमिता सिंह ने मंच से स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि पूर्वांचल का विकास तभी संभव है जब इससे अलग राज्य का दर्जा मिले। इस मौके पर क्षेत्र के हजारों लोग मौजूद रहे। एबीपी मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहाँ एक ही प्रशासनिक ढांचे के तहत सुशासन स्थापित करना कठिन हो चुका है। उन्होंने कहा कि दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में विकास और लोकतंत्र दोनों प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पूर्वांचल के लोगों के विकास, रोजगार और बेहतर प्रशासन के लिए अलग राज्य का गठन किया जाए। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि प्रस्तावित पूर्वांचल राज्य में उत्तर प्रदेश के 8 मंडलों के 28 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिनके नाम सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे में हमारा सवाल आपसे यही है दोस्तों, जो इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश को बांट देना चाहिए, पूर्वांचल को अलग कर देना चाहिए, क्या ये मांग सही है या फिर उत्तर प्रदेश जो अभी चल रहा है पूर्वांचल मिलाकर पूरा का पूरा ऐसा ही रहना चाहिए? देखते हैं दोस्तों जनता की क्या राय है, आप लोगों की क्या राय है। दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट से ही सरकार को ये पता चल सकता है कि जनता का मूड क्या है। तो दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।